मित्रों नमस्कार। मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके जो चलचित्र हैं उनको देखिए। एक खजाना आप सब लोगों के लिए जो उपलब्ध कराया है उसका आनंद लीजिए। आज इस चलचित्र में चर्चा करेंगे पत्रकारिता की। पत्रकारिता के बहुत सारे आयाम हैं और वर्तमान जो समय है इसमें तो एक और बहुत ही विस्तृत आयाम जुड़ गया है सामाजिक माध्यमों का, सोशल मीडिया का, जिसे सोशल मीडिया कहते हैं आप, सोशल मीडिया का। तो एक पूरा एक अलग माध्यम हो गया है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के समानांतर जो मुद्रित माध्यम में उसकी चर्चा करते हैं तो उसमें जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता में जो समाचार पत्र हैं, सभी प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र ही होते हैं। अवधि उनका अंतराल रहता है और अवधि के अनुसार, माने प्रकाशन की अवधि अंतराल के अनुसार उनका नामकरण होता है। जैसे दैनिक समाचार पत्र आप लोग प्राय देखते हैं और समाचार पत्र के रूप में उन्हीं को जानते हैं जो प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अवधि का जो अंतराल बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनको आप वैसे नाम देते जाते हैं। जैसे पाक्षिक समाचार पत्र, एक पक्ष में, एक पखवाड़े में प्रकाशित होने वाले। साप्ताहिक समाचार पत्र जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होते हैं। इसी तरह मासिक समाचार पत्र जो एक महीने में एक बार आते हैं, उनको पत्रिकाएं कहते हैं, आप मासिक पत्रिका कहते हैं। फिर त्रैमासिक होते हैं जो उनको त्रैमासिक, उनको भी पत्रिका कहते हैं, त्रैमासिक पत्रिका। वर्ष में 4 अंक ही उनके आया करते हैं, है ना। तो मित्रों, जब पत्रकारिता की बात करते हैं, यानी जो मासिक और त्रैमासिक प्रकाशन है उनकी बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें सामने आती हैं। और मैं जब चर्चा कर रहा हूं तो चूंकि एक पत्रिका का लंबे समय तक मैं प्रकाशक, संपादक रहा हूं, विकल्पक रहा हूं, तो मैं उसकी बात भिन्न धरातल पर जाकर भी करना चाहूंगा कि किस तरह से, क्यों पत्रिका प्रकाशित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक साहस है, दुस्साहस है, या एक जो जिसे कहें बुंदेली भाषा पगलोई है। तो निश्चित रूप से एक पत्रिका को प्रकाशित करना अपने आप में बहुत ही साहस का काम है जब आप एक अच्छी पत्रिका प्रकाशित करना चाहते हो, और वो हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा को विशेष रूप से मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं इस तरह से, क्योंकि हिंदी में पत्रिका के प्रति, पत्रिका प्रकाशन के प्रति एक जिसे वातावरण कहना चाहिए वह वातावरण है नहीं। और वो क्यों है? क्योंकि पठन पाठन का वातावरण नहीं है परिवेश में। क्योंकि जिसे कहेंगे ना आपके जो आधुनिक हिंदी साहित्य है और जो जन है, जो जनता है, दोनों के बीच एक अंतराल है, खाई है। और वो जो अंतराल है उसके कारण से जो रचा जाता है, जो लिखा जाता है, वह जन के काम का नहीं होता, ऐसे कह सकते हैं। काम का इसलिए क्योंकि वो उसका जीवन अलग प्रकार का होता है। ये जो सृजन है वो भिन्न प्रकार का होता है। उसके जीवन से सृजन का एकात्म नहीं होता, और चूंकि उसके जीवन से एकात्म नहीं होता इसलिए वह उस सृजन से दूर रहता है। दूसरा यह है कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का जो पठन पाठन है, एक समय तक ऐसा था कि जब बहुत बड़ी आबादी हिंदी पढ़ नहीं पाती थी, है ना, तो चूंकि वो पढ़ नहीं पाती थी, जिसे कहेंगे ना साक्षर का ज्ञान उसे नहीं था, तो इसलिए वो जो पत्रिकाएं हैं उन पत्रिकाओं का लोक व्यापीकरण नहीं था। और जैसे हम जानते हैं कि जो भारतीय सनातन परंपरा है वो अपरिग्रही परंपरा है, आग्रही परंपरा नहीं है। और जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो भोगवादी परंपरा इस दृष्टिकोण से नहीं है, बहुत ही मितव्ययी परंपरा है और अल्प व्यय में अधिकतम जो लाभ है वह प्राप्त करने की परंपरा है। इसलिए आप देखिए कि जो भारत में आपके घर घर के में अगर देखो तो घर घर में आपको पुस्तकालय के नाम पर किसी के यहाँ एक जो कहेंगे ना, जो बुद्धिजीवी तो आरओ कहते हैं, वो अलमारी छोटी कह सकते हो, है ना।
तो वो एक कहीं मिल जाएगा, उसमें 2-4 किताबें मिल जाएंगी, और किसी के यहाँ तो एक ही पुस्तक मिलेगी, वो है श्री रामचरितमानस। गीता मिल सकती है, लेकिन श्री रामचरितमानस तो जन जन के पास कम से उत्तर भारत में मिल जाती है ना, और दक्षिण भारत में मिल जाती है ना। लेकिन बहुत ज्यादा आग्रह इस तरह का देखने को नहीं मिलता है, इसलिए जो पत्रिका है उसको निकालना अपने आप में बहुत कठिन काम है। और इसे कहते हैं कि जैसे एक हाथी को बांधना जैसा काम है, कि हाथी को आप चलाओ ना चलाओ, काम वो आवे ना आवे, उससे आर्थिक अर्जन हो ना हो, लेकिन उस हाथी के लिए आपको आहार तो देना ही है। यानी अगर प्रकाशित करते हो तो व्यय तो करना ही है, और व्यय करने के लिए आपको विभिन्न जो आर्थिक अर्जन है वो जुटाना पड़ेगा, क्योंकि कैसे आप अर्जित नहीं करोगे तो व्यय कैसे करोगे। तो एक पत्रिका निकालने के लिए निश्चित रूप से यदि आप एक मूल्यनिष्ठ पत्रिका निकाल रहे हो जिसके प्रति सामाजिक आग्रह स्वतः स्फूर्त आग्रह नहीं है, तो बहुत कठिन काम है। और इस बहुत कठिन काम को हाथ में लेने से पहले अनेक बार सोच विचार करके देखना चाहिए। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जिसके लिए यह कार्य ईश्वर निर्धारित करता है, ऐसे कहना चाहिए, उसको कीड़ा जैसे कहते हैं ना, जिसको काटता है इसका लिखने का, तो वो लिखता ही है। जो कवि होता है तो कवि बिना कविता करे नहीं रह सकता, और लेखक बिना लिखे नहीं रह सकता। जब अंदर की हुक होती है तो फिर वो आ ही जाता है, जब संज्ञान में प्रकट होती है चीज तो उसे अभिव्यक्त होना ही होता है। तो इसी तरह से ये पत्रकारिता का क्षेत्र भी है कि जब पत्रिका निकालने की हुलास होती है तो वो किसी के रोके व्यक्ति नहीं रुकता है, और वो अपना काम करके मानता है। मित्रों, मैंने पुरवैया निकाली, और ये मेरा प्रवेशांक है पुरवैया का, और पुरवैया मैंने लंबे समय तक निकाली। यह प्रवेशांक है अक्टूबर-दिसंबर 2001 का प्रवेशांक है, और प्रवेशांक पे आप देख रहे हो कि महाकवि कालिदास पर केंद्रित जो ये अंक में बहुत सारी सामग्री है। और कालिदास समारोह उस समय उज्जैन में हो रहा था, और कालिदास समारोह से मेरा जुड़ाव रहा था पहले संस्कृत से, साहित्य से। यद्यपि मैं संस्कृत साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन संस्कृत के प्रति मेरा लगाव, संस्कृत साहित्य के प्रति मेरा लगाव स्वभावतः रहा। तो कालिदास समारोह पर केंद्रित यह अंक है, और इसके साथ साथ जो पद्म भूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास जी हैं, उस समय उनकी जन्म शताब्दी भी थी, तो जन्म शताब्दी पर केंद्रित यह अंक है। और इसमें जो आवरण देखो उसमें कालिदास जी का एक चित्र दिखाया गया है। इस आवरण पृष्ठ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको बताना चाहूंगा। संपूर्ण पारिवारिक त्रैमासिक पत्रिका, ये त्रैमासिक पत्रिका के रूप में मैंने इस पत्रिका को आरंभ किया था, और जो परिवार के लिए जिन जो बातें आवश्यक है उनका समग्रता में समावेश करने का प्रयास मेरा इसमें था। तो देखिए, जैसे ये आवरण पृष्ठ है, इसमें कालिदास जी का एक लघुवंश का प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, वो मैंने दिया हुआ है। वागर्था संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तिये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। तो जो शंकर और पार्वती जी हैं, जो शब्द और अर्थ की तरह एक है, उनकी वंदना करते हुए महाकवि कालिदास इसमें दिखाई दे रहे हैं, और मेरी भी यही निष्ठा है, तो मैं अपनी तरफ से भी यही वंदना करते हुए दिखाई देता हूं। और जब आप अंतिम आवरण पृष्ठ पे देखते हैं, चलते हैं, तो अंतिम आवरण पृष्ठ पे देखिए, उस समय जो सत्ता का प्रतिष्ठान है, प्रदेश का जो मुखिया है, जो कार्यपालन शक्ति उसका मुखिया, उस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, और दिग्विजय सिंह जी का एक मुख्यमंत्री होने के नाते इस पर मैंने अंतिम आवरण पृष्ठ पर छवि दिया है। कोई विज्ञापन नहीं है, यह मेरी अभिकल्पना है। और इस अंतिम आवरण पृष्ठ पर पहले पर सूर्यनारायण व्यास जी का जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, आजादी के आंदोलन में उनका योगदान है, और ज्योतिष के तो वो बहुत बड़े पंडित थे ही।
तो आवरण पृष्ठ पर देखिए मथे पर उनका जो छवि है उनका चित्र आप देख रहे हैं, और अंतिम आवरण पृष्ठ पर दिग्विजय सिंह जी का आप चित्र देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका चित्र, उनकी छवि ने स्थान इस पर पाया है। तो ये छवि मैंने क्यों इस प्रश्न पर दी, यह प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए, स्वाभाविक है कि क्या मैं दिग्विजय सिंह जी का इतना बड़ा भक्त था जो आवरण पृष्ठ पर स्थान दिया। तो मित्रों, यह निष्ठा, व्यक्तिगत निष्ठाओं वाली बात इसमें नहीं है, यह दृष्टि वाली बात है। और इसमें सत्ता के प्रमुख, सत्ता प्रतिष्ठान के प्रमुख के रूप में छवि यहाँ अंकित है। और इस छवि के साथ में इसमें जो यहाँ श्लोक दिया हुआ है यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता के प्रतिष्ठा, यहाँ केंद्र में आप सत्ता के शीर्ष पर प्रतिष्ठित किसी भी व्यक्ति को यहाँ रखकर देख सकते हैं और फिर इस श्लोक को पढ़ सकते हैं कि क्यों। तो शासक कैसा होना चाहिए, वह बात इस श्लोक में कही गई है। और ये भी जो रघुवंश है, रघुवंश से लिया गया श्लोक है, महाकवि कालिदास का श्लोक है। और ये श्लोक है, प्रजानाम बनियाधान दृक्षाद भरणादपि सा पिता पितरस्ता साम केवलम जन्म हेतुः। तो यह रघुवंश का श्लोक है। और इस श्लोक में महाकवि ने यह बताया है कि एक आदर्श शासक कैसा होना चाहिए। तो यह एक जो दृष्टि है, ये जो बिंब है, ये जो एक छवि है, वो यहाँ पे उभर के आ रही है कि शासक कैसा होना चाहिए। तो उस रूप में इस आवरण पृष्ठ को रूप दिया हुआ है कि ये धरती है, धरती से देखिए एक मतलब एक शासक जो है भूखंड का कैसा होना चाहिए, वो बात इसमें कही गई है। तो इसका मैं आपको अर्थ जो है वो शब्दार्थ जो लिखा हुआ वो सुना रहा हूं। जैसे पिता अपने पुत्रों को बुरे काम करने से रोकता है, अच्छे काम करने की सीख देता है, सब प्रकार से उसकी रक्षा करता है और उनको पाल पोस कर बड़ा करता है, वैसे ही राजा दिलीप भी अपनी प्रजा को बुरे मार्ग पर जाने से रोकते थे, अच्छा काम करने को उत्साहित करते थे, विपत्तियों से उनकी रक्षा करते थे तथा उनका पालन पोषण करते थे। इस प्रकार वे ही अपनी प्रजा के सच्चे पिता थे। पिता कहलाने वाले अन्य लोग तो केवल जन्म देने भर के पिता थे। यानी एक जो शासक है, शासक किस तरह का होना चाहिए कि वो जनता के सर्वांगीण विकास के लिए हर प्रकार की स्थितियों का निर्माण करने का प्रयास करे और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक वातावरण प्रदान करे। तो इस रूप में ये पत्रिका का आवरण पृष्ठ तैयार किया गया था। और देखिए जैसे मैं एक जो मेरा व्यक्तित्व, जिसे मैं कहता हूं कि एक धार्मिक व्यक्तित्व के रूप में मैं देखता हूं कि सनातन परंपरा में धर्म नियंत्रित सब कुछ, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, जो भी सब कुछ धर्म नियंत्रित है। तो जो द्वितीय आवरण पृष्ठ है उसका आरंभ ये देखिए इस तरह से कुछ सूक्ति कथन दिए हुए हैं। इस पर मैंने आवरण पृष्ठ द्वितीय पर ये मेरी पत्रिका का आरंभिक जो दर्शन है, दृष्टि है, वो दर्शाती है। इसमें है सत्यमेव जयते। फिर मैंने गायत्री मंत्र दिया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर गीता का जो श्लोक है वो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मः ते संगोत्सु कर्मणि। फिर देखिए जो गुरु वंदना है वो गुरु वंदना है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सभी गुरुजनों को सत्य की जय, गायत्री माता का स्मरण, कर्म की प्रधानता, गुरुजनों का स्मरण, उनको उनके पद की वंदना करते हुए ओम शांति शांति शांति। तो ये जो पुरवैया का दर्शन रहा, उस दर्शन को दर्शाता हुआ यह पृष्ठ आप देख सकते हैं। आगे पुरवैया के सभी अंकों को जो अंक प्रकाशित हुए देखेंगे, मासिक के रूप में पुरवैया वर्षों चली, तो आप उनको पा सकते हैं, देख सकते हैं। फिर देखिए जैसे आप जो अंतिम पृष्ठ आप इसका देखते हैं उस पर भी मेरी दिशा दर्शन, जैसे अभी आप जो YouTube है, YouTube पर मेरे 3 चैनल देख पा रहे हैं, लगातार इन पे सामग्री अपलोड हो रही है। वो है सुंदर कथा, जिस पर
जो भक्ति भजन संगीत से जुड़ा हुआ है, जिस श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और जो सनातन परंपरा है उसका जो धार्मिक पक्ष है, भक्ति का पक्ष है, उस पक्ष के माध्यम से बातें उस पे आपको देखने को सुनने को मिलती हैं संगीतमय रूप में और वक्तृत्व के रूप में भी। जो विनय त्रिपाठी के नाम से जो चैनल चल रहा है उसमें आपको विभिन्न विषयों पर पत्रकारिता की दृष्टि से, एक साहित्यकार की दृष्टि से और एक हिंदी के विद्यार्थी की दृष्टि से बहुत सारी चीजें देखने को समझने को मिलती हैं। फिर एक तीसरा जो चैनल आप देखते हो हम देहाती के नाम से, हम देहाती जो चैनल है उसमें मेरा जो प्रयास है कि हिंदी की जो बहिनी भाषाएं हैं, जैसे माता का जो पक्ष है वो संस्कृत के पास है, इसी तरह बहनों के रूप में जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, जैसे हिंदी हो, चाहे अवधी हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे बघेली हो, चाहे निवाड़ी हो, चाहे मालवी हो, ये जो सब बहनों के रूप में जो ये बोलियां हैं उनके अवदान को रेखांकित करने के लिए हम देहाती जो मंच है उसको आरंभ किया है, जिसमें चूंकि मेरा पक्ष बुंदेली का है इसलिए आपको उसमें अधिकांशतः बुंदेली की चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन अन्य चाहे बनाफी हो सब भाषाओं को आपने उस पर स्थान उस मंच में मिलेगा। तो इसी रूप में मैंने जो अपना प्रवेशांक निकाला पुरवैया का, उसमें जो अंतिम आवरण पृष्ठ है उसमें बुंदेली की रचना को मैंने स्थान दिया और ऐसी बुंदेली रचना जिसमें जो गांव का परिवेश है उस गांव के परिवेश का वर्णन इसमें है। मैं छोटो सो गांव रे, कि मैं एक छोटा सा ग्राम हूं, तो एक जो गांव है, जो ग्राम है उसका वर्णन बुंदेली भाषा में इसमें है और इसकी वानगी मैं आपको सुना सकता हूं। ये इसमें 5 पद हैं, मैं अंतिम पद आपको पढ़ के सुनाता हूं तो आपको उसको समझ में आ जाएगा। पहलों पहल दोंगरी ने जब पाती आन थमाई, छरी लुंदरिया सी धरती तब लेन लगी एड़ाई, बारी बैया सी पुरवैया घर घर देत बुलौआ, विदा करा दो लपट चुड़ैलन के अब आए लुबौआ, मिरग शीतला कात तपन की मैं गांठी बनवाओ रे, मैं छोटो सौ गांव रे। मित्रों, इसमें जो पुरवैया है उस शब्द का आगमन भी हुआ है। ये जो बुंदेली कविताएं हैं, बुंदेली के पद हैं, ये पद मेरे पिता श्री आशाराम त्रिपाठी जी के पद हैं और वे बुंदेली के एक अच्छे हस्ताक्षर हैं, अच्छे रचनाकार हैं, हिंदी के रचनाकार हैं और जो सुंदर कथा चैनल है उस पर उनकी संगीत में प्रस्तुतियां आप लोग देख सुन ही रहे हैं। तो इस तरह से एक ये जो पत्रकारिता है उसका मैंने एक आपको अपनी दृष्टि के तहत उदाहरण दिया और इसकी अंतर्वस्तु का तो चूंकि मैंने बहुत अंतर्वस्तु का बहुत छोटा पॉइंट है और बहुत इसमें सामग्री है इस तरह से। तो एक मैंने जब आप एक पत्रिका निकालना चाहते हो तो जैसे मैं संपादकीय का जो आरंभ है अपना बनाने की पहल, तो ये अपना बनाने की पहल के तहत पत्रिका का आप आरंभ मानते हो। इसमें महात्मा गांधी के कथन से आरंभ हुआ है, मैं उस तरह की शांति नहीं चाहता जो हमें कब्रों में मिलती है, मैं उस तरह की शांति चाहता हूँ जिसका निवास मनुष्य के हृदय में है। तो निश्चित रूप से यह जो हृदय से हृदय के जुड़ने की बात है वह जो पुरवैया है उसने अपने जो रचना धर्मिता है उसके माध्यम से देने का प्रयास किया, रखने का प्रयास किया और एक जो पत्रकारिता का उपक्रम है वह निश्चित रूप से कठिन होने के बावजूद एक ऐसा उपक्रम है जो किया जाना ही चाहिए। क्योंकि जो दैनिक समाचार पत्रों में बातें आ जाती हैं वह एक बड़ा मंच हुआ करता है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे जन सामान्य के ऐसे पक्ष होते हैं, दिशा दर्शन दृष्टि और यथार्थ के ऐसे बहुत सारे पक्ष होते हैं जिनको नियमित बड़े समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में स्थान नहीं मिल पाता। इसलिए छोटे स्तर पर मासिक त्रैमासिक पत्रिकाएं निकलते ही रहना चाहिए, भले ही इनको निकालना कितना ही